Hello and welcome to my YouTube channel JP the Chemist। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, साथ साथ हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को भी डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे होते हैं, बॉन्ड कैसे बनता है, और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बिहाफ पे हम सिग्मा और पाई बॉन्ड सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शुरू करने से पहले हमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि व्हाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जबकि हम पहले एक थ्योरी पढ़ चुके हैं, ल्यूइस थ्योरी। आपको याद होगा कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम। तो लुईस थ्योरी चूंकि हम पढ़ चुके हैं, तो फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड, ये थ्योरी क्यों? इस बात का अगर आपको जवाब ढूंढना है तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं वन बाय वन, तो आप जरा देखें। सबसे पहले कि लुईस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यस, लुईस थ्योरी ये तो कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, लेकिन लुईस थ्योरी में यह नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको इस क्वेश्चन का जवाब देगी कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होते हैं और ये पेयर किस तरह से दोनों एटम के बीच में शेयर होता है। एक और पॉइंट कि लुईस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स एंड बॉन्ड एनर्जीज। लुईस थ्योरी में सिर्फ इतना कहा गया है कि भाई दो एटम जब बॉन्ड बनाएंगे तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। उसमें किसी भी किस्म की बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट, किसी भी किस्म की बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट जो है वो नहीं है। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट जो है वो हम निकाल सकते हैं, या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को भी डिस्क्राइब डिटेल में कर लेती है। एक और पॉइंट समझने की है कि लुईस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लुईस थ्योरी जो है वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, उनकी शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो थोड़ा बहुत इस बात को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर लेती है कि जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप क्या होनी चाहिए। तो ये तीन बेसिक रीजंस हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों आई। तो चलो शुरुआत करते हैं। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये क्या है और इसकी डिटेल्स क्या हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे पहले कि हम पोस्टुलेट्स को शुरू करें, एक बात ध्यान में रखें कि दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय हिटलर एंड लंदन। तो ये थ्योरी किसने पुश फॉरवर्ड की थी? हिटलर और लंदन। तो चलो देखते हैं इनके पोस्टुलेट्स वन बाय वन। सबसे पहला पोस्टुलेट आप देखें क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम। मतलब दो एटम के वैलेंस शेल के जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो जब आपस में ओवरलैप होंगे, एक दूसरे में फ्यूज होंगे, तो जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और आप सब जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब हुआ कि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसका इनडायरेक्ट मतलब यह हुआ कि जब दो एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, यानी हर एक एटम के ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो फिर जाके इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, एक पेयर बनेगा। इसको हम डिटेल में सीखेंगे जब हम आगे इसके एग्जांपल को एक्सप्लेन करने जाएंगे। एक और पॉस्टुलेट है इस बात को समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स गेट पेयर्ड एंड कन्फाइंड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे, या जो भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर जो शेयर होंगे दो एटम्स के बीच में, उन इलेक्ट्रॉन का ज्यादातर वक्त बॉन्डेड न्यूक्लियाई के बीच में गुजरेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कन्फाइंड होंगे बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम, ताकि दोनों न्यूक्लियस जो हैं, दोनों एटम जो कि बॉन्ड बनाए हुए हैं,
उनके न्यूक्लियस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली जो है वो क्या करें, वो अट्रैक्ट करें। एक और पॉइंट याद रखनी है कि डायरेक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज अलोंग द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कोवेलेंट बॉन्ड कहां होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन वही होगा जहां पर दो एटम्स ने अपना ऑर्बिटल ओवरलैप किया है। तो हमें पता है कि एग्जैक्टली कोवेलेंट बॉन्ड किस जगह पे है, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या लेंगे, इसका मतलब लेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड। हम ये कह सकते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड एग्जैक्टली किन दो एटम के बीच में है। कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ उन्हीं दो एटम के बीच में कंसीडर किया जाएगा जिनके ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हुए हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि आयनिक बॉन्ड जो था वो नॉन डायरेक्शनल था, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में एक आयन क्योंकि अपोजिट आयन से चारों तरफ से घिरा होता है तो अट्रैक्शन सभी डायरेक्शन में होती है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। तो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड है। ठीक है, एक और पॉइंट कि ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड या स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। यानी दो एटम अपना ऑर्बिटल जब ओवरलैप कर रहे होंगे तो देखना यह होगा कि जितना ज्यादा उन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्गर द ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। इस बात को समझने के लिए कि ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियर के बीच में कन्फाइंड कैसे होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल कैसे है, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जो है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है, ये कैसे, तो चलो आते हैं इसके एग्जांपल पे। कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पर दो एटम हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये दो हाइड्रोजन के ही एटम हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है 1s1, दूसरा एटम वो भी 1s1। इसके जो s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने एरो से शो किया है, और दूसरा एटम है हाइड्रोजन का उसका भी एक इलेक्ट्रॉन, उसको भी मैंने एरो से शो किया है। अब ये दो s ऑर्बिटल हैं जो एक दूसरे s ऑर्बिटल जो कि एक दूसरे में ओवरलैप होने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एरो शो कर रहे हैं कि इन दोनों ऑर्बिटल्स की अप्रोच के किस डायरेक्शन में ये एक दूसरे से अप्रोच करेंगे, कैसे एक दूसरे के क्लोज आएंगे और एक दूसरे में ओवरलैप्ड होंगे। तो जैसे ये दो हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो एक दूसरे में ओवरलैप्ड होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वो डार्क रीजन है जहां पर जो कि रीजन ऑफ ओवरलैपिंग है। आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी रीजन में पाए जा रहे हैं। अब आप ये तो जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनकी स्पिन हमेशा क्या होगी, ऑपोजिट। यू नो दैट के एवरी ऑर्बिटल कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन विद द ऑपोजिट स्पिन, ये आपने सीखा होगा हंट्स रूल में। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी स्पिन ऑपोजिट है, और यही वो जगह है जो रीजन ऑफ ओवरलैपिंग है, यही वो जगह है जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की जगह पता है तो कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड है, एंड दिस इज द रीजन वेयर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द बॉन्डेड न्यूक्लियाई। यही वो जगह है जहां पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बिटवीन द बॉन्डेड न्यूक्लियाई, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इसी जगह पे कन्फाइंड है। तो मेरे ख्याल में अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहना चाहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। चलते हैं आगे। नाउ अब हमने ये तो सीख लिया कि वीबीटी का कहना है कि कोवेलेंट बॉन्ड विल फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, नो डाउट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो देखना यह है कि ये जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की ये कितने टाइप की होती है और इसके थ्रू हम कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड को डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे उसका पहला तरीका कुछ यूं है, नाउ दैट इज कॉल्ड एक्सियल, हेड टू हेड, या फिर लीनियर ओवरलैपिंग। ऐसी ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल, हेड टू हेड या फिर लीनियर ओवरलैपिंग। जब भी दो ऑर्बिटल एक्सियल या हेड टू हेड या लीनियर ओवरलैपिंग में जाएंगे, नाउ दैट काइंड ऑफ अ बॉन्ड विल बी कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दूसरी जो ओवरलैपिंग की जो वे है या दूसरी जो टेक्निक है दो ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होने की, नाउ दैट इज कॉल्ड लेटरल, साइडवेज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग। जब भी दो ऑर्बिटल लेटरल, साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग में जाएंगे तो हमेशा जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हम वन बाय वन सीखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की डिटेल्स क्या हैं।
तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं किसको? सिग्मा बॉन्ड। नाउ सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा साइन से, जो लैटिन अल्फाबेट है। तो शुरुआत करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड क्या पॉइंट्स आपको याद रखनी है। सबसे पहली पॉइंट कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एक्सियल, लीनियर या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, यानी ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है वो एक्सियल होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए या हेड टू हेड होनी चाहिए। अब इस जुमले का मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब है कि दो ऑर्बिटल जब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हों तो दोनों ऑर्बिटल जो हैं वो एक ही एक्सिस में भी हों और एक ही लाइन में हों, ताकि एक ऑर्बिटल का हेड दूसरे ऑर्बिटल के हेड को टच करे। इस तरह से दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को एक्सियल या फिर लीनियर ओवरलैप करें, यानी दोनों ऑर्बिटल एक ही एक्सिस में हों। ठीक है, दूसरी पॉइंट आप देखें कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी सिमेट्रिकल टू द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हुआ है वो कहां होगा ना? वो ना सिर्फ सिमेट्रिकल होगा, लेकिन वो जो लाइन है जो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई को ज्वाइन करती है, वो उस इमेजिनरी लाइन को हम जनरली क्या बोलते हैं? बॉन्ड एक्सिस। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक्सिस पे पाए जाएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड में हमेशा याद रखें, सिग्मा बॉन्ड में हमेशा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का ज्यादातर चांस हमेशा कहां होगा? वो हमेशा बॉन्ड एक्सिस पे होगा। ना सिर्फ बॉन्डेड न्यूक्लियाई के बीच में, लेकिन बॉन्ड एक्सिस पे होगा। और बॉन्ड एक्सिस क्या है? बॉन्ड एक्सिस एक कनेक्टिंग लाइन है जो बॉन्डेड न्यूक्लियाई से क्रॉस होती है। एक इमेजिनरी लाइन आप जो है अज्यूम कर सकते हैं, जिसको मैं आगे एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक और पॉइंट याद रखनी है कि सिग्मा बॉन्ड विल नॉट ब्रेक इवन इफ एटम्स रोटेट अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। ये जो दो एटम अपने ऑर्बिटल्स को आपस में ओवरलैप कर चुके हैं, अगर उसी एक्सिस पे रहते हुए दो एटम अगर स्पिन करें, रोटेट करें, तो रोटेट करने से ओवरलैपिंग अनअफेक्टेड होगी। एटम उसी जगह पे रहते हुए स्पिन कर रहे होंगे, चाहे एक एटम क्लॉकवाइज कर रहा हो, चाहे एक एटम एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हो, नो इशू। इससे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अफेक्ट नहीं होगी। जब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अफेक्ट नहीं होगी तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड सिर्फ तभी ब्रेक होगा जब एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसमें फर्क आए, यानी एटम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर जाए। एटम उसी जगह पे रहते हुए अगर स्पिन करेंगे तो फिर ऐसी सूरत में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो चलो इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर कुछ एग्जांपल दे रहा हूं सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड। तो नाउ लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं कि तीन एग्जांपल मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक है एस एस ओवरलैपिंग का, और दूसरा है एस एंड पी ओवरलैपिंग का, और तीसरा ऑप्शन है पी एंड पी ओवरलैपिंग का। तो शुरुआत करते हैं एस एंड एस ओवरलैपिंग। तो फर्ज करें कि एक हाइड्रोजन का एटम, एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। आप कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, 1s1 एस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, दूसरा हाइड्रोजन उसका भी एस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड। ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे में ओवरलैप हुए, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए हैं। ठीक है, तो आप ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन कहलाती है क्या? बॉन्ड एक्सिस, जो दोनों एटम के न्यूक्लियस से पार हो रही है। एटम इसी जगह पे रहते हुए अगर स्पिन कर रहे हों, रोटेट कर रहे हों, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, इससे ओवरलैपिंग अनअफेक्टेड होगी, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। नाउ दैट काइंड ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट? सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग लीनियर है तो बॉन्ड सिग्मा बनेगा। एक और ऑप्शन है आपके सामने, नाउ दैट इज दी एस एंड पी ओवरलैपिंग। इसमें एक एटम है हाइड्रोजन का, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन तो आप जानते हैं, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1, जबकि दूसरी तरफ है फ्लोरीन। है कोई आप में से कि फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है एग्जैक्टली कौन सा p ऑर्बिटल है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, यस एनीबॉडी? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ध्यान से देखें तो वो है 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1। तो फ्लोरीन का जो z ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है। तो ये जो मैंने ऑर्बिटल फ्लोरीन का शो किया है, व्हिच वन इज दिस वन? 2pz1। तो फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड, दोनों के ऑर्बिटल हाफ फिल्ड। अब ये दोनों के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जब एक दूसरे को एक ही लाइन में लीनियर ओवरलैप करेंगे,
तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को भी हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन का एटम, ये फ्लोरीन का एटम, ये वो लाइन जो डॉटेड लाइन है जो दोनों एटम के न्यूक्लियस से क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, सिग्मा बॉन्ड। तीसरा ऑप्शन हम यहां पर लेने जा रहे हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड पीएनपी ओवरलैपिंग। अब पीएनपी ओवरलैपिंग में दोनों हेलोजन मैंने लिए हैं, फ्लोरीन, जो कि आप जानते हैं कि फ्लोरीन का जो 2pZ1 है, दूसरा फ्लोरीन, तो यहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी 2pZ1। दोनों के pZ1 जो ऑर्बिटल हैं वो एक ही लाइन में जब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, जब एक ही लाइन में दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लोरीन, एक दूसरा फ्लोरीन, दोनों के 2pZ ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल थे वो एक ही लाइन में लीनियर ओवरलैप किए, तो इस तरह से जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड भी कौन सा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड। ये डॉटेड लाइन है। नाउ दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस पे रहते हुए कोई भी एटम अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा, स्पिन करेगा, इससे ओवरलैपिंग अनअफेक्टेड होती है, तो सिग्मा बॉन्ड यहां पर ब्रेक नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये बात अब क्लियर हो गई होगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। नंबर 1 कि लाइन ज्वाइनिंग द बॉन्डेड न्यूक्लियर इज कॉल्ड बॉन्ड एक्सिस, जो मैंने यहां पर शो किए हैं डॉटेड लाइन। इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड एटम कैन रोटेट अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड के केस में कोई भी एटम बॉन्ड एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, इससे कोई बॉन्ड ब्रेकिंग का कोई खतरा नहीं। एक चीज जो आपको और भी याद रखनी है वो ये कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज SS overlapping produce less stable sigma bond than SNP overlapping, and SNP overlapping produce less stable sigma bond than PNP overlapping. इसका इनडायरेक्ट मतलब यह हुआ कि SS to SP and SP to PP, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी जो है सिग्मा बॉन्ड की वो क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। PP ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड इस वजह से बनाती है क्योंकि p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एग्जैक्टली लो पे होते हैं। इस वजह से बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियर बीच में, बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियर के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी डेंसिटी कुछ ज्यादा हो जाती है। इस वजह से हम कंसीडर करते हैं कि भाई यहां पर ओवरलैपिंग ज्यादा हुई है ऑर्बिटल्स की, और इस वजह से जो बॉन्ड क्या बना है, स्ट्रॉन्ग बना है। तो याद रखें कि PP ओवरलैपिंग हमेशा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड बनाएगी और SP ओवरलैपिंग उससे वीकर बनाएगी, SS ओवरलैपिंग सबसे वीकेस्ट सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। सिग्मा बॉन्ड के बाद एक और टॉपिक हमें कवर करना है ना, दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड के लिए कुछ पॉइंट याद रखनी है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले इट इज फॉर्म बाय लेटरल, साइड बाय साइड और पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी यहां पर जो ओवरलैपिंग होनी है एक्सियल नहीं है, लेटरल है। ठीक है, और ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है। ठीक है, या फिर इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग। यानी इसमें दो ऑर्बिटल जो होंगे पैरेलल होंगे और वो साइड बाय साइड एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। नाउ दैट विल रिजल्ट व्हाट काइंड ऑफ अ बॉन्ड, पाई बॉन्ड। एक और चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल नॉट बी सिमेट्रिकल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल नहीं होगा, नंबर 1। एंड देयर आर टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स लाइंग अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस। एक तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल नहीं होगा, दूसरी बात यह कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे या इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो बॉन्ड एक्सिस पे नहीं होगा। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में एक फर्क यह भी है कि सिग्मा बॉन्ड में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक्सिस पे होते हैं, जबकि पाई बॉन्ड में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक्सिस पे नहीं होते। बॉन्ड एक्सिस जो होता है उस प्लेन से या तो अबव होते हैं या तो बिलो होते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के केस में कभी भी बॉन्ड एक्सिस पे नहीं पाए जाएंगे। तो ये एक मेजर पॉइंट है जो आपको याद रखनी है। एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, आप जरा देखें कि पाई बॉन्ड विल ब्रेक इफ एनी ऑफ द बॉन्डेड एटम रोटेट्स अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। यानी पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तब जब कोई भी एटम जो कि बॉन्ड बनाए हुए है वो अपने अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये हम एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे कि किस तरह से ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो रोटेट करते हैं, तो फिर पाई बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पाई बॉन्ड के केस में रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, पाई बॉन्ड में रोटेशन क्या है, वो रेस्ट्रिक्टेड है। यानी अगर एटम ने रोटेट कर लिया तो पाई बॉन्ड विल नो मोर एग्जिस्टिंग। ठीक है, पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस वजह से रेस्ट्रिक्शन है इस रोटेशन में। इस बात को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है।
तो उससे पहले कि पाई बॉन्ड की डिटेल्स पे जाएं तो कुछ बातें आपको याद रखनी हैं कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एटम्स व्हिच ऑलरेडी हैव सिग्मा बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड तो एटम्स के बीच में बनेगा, लेकिन जिन एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड बनने जा रहा है वो दोनों एटम ऑलरेडी कौन सा बॉन्ड रखते होंगे, सिग्मा बॉन्ड, यानी पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद उन्हीं दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड हमेशा क्या होगा, वीकर होगा, किससे, सिग्मा बॉन्ड से। तो मुझे बताओ कि दो एटम के बीच में जब भी बॉन्ड बनेंगे सिग्मा और पाई, तो इनमें से पहले बॉन्ड कौन सा बनेगा, पहले सिग्मा बनेगा और बाद में पाई। सिग्मा बॉन्ड बना हुआ हो और बाद में पाई बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉन्ड ब्रेकिंग की बारी आएगी, बॉन्ड ब्रेकिंग की बारी आएगी तो हमेशा पाई बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड बाद में होगा। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि पाई बॉन्ड वीकर है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। पाई बॉन्ड वीकर है और सिग्मा बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो चलते हैं एग्जांपल पे कि पाई बॉन्ड जो है उसके एग्जांपल क्या है, उसकी डिटेल क्या है। चलो भाई, सपोज कर लेते हैं ये दो पी ऑर्बिटल हैं, ये एक और ये दो। आप देख सकते हैं कि दोनों पी ऑर्बिटल पैरेलल हैं एक दूसरे से, और अब एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से साइड बाय साइड ओवरलैप करने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये रीजन जहां पर ओवरलैपिंग हुई है, अबव एंड बिलो। ठीक है, अब मैंने इस रीजन ऑफ ओवरलैपिंग को मैंने यहां पर ऊपर भी शो किया है और यहाँ नीचे भी शो किया है, क्योंकि दो लोब्स होते हैं पी ऑर्बिटल के, वो ऊपर भी ओवरलैप होते हैं, नीचे भी ओवरलैप होते हैं। अभी जो लाइन में जो ड्रॉ की है, ये लाइन कहलाती है बॉन्ड एक्सिस। तो आप मुझे बताएं कि लाइन जो है इसको अगर हम बॉन्ड एक्सिस कहते हैं तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक्सिस पे पाए जाते हैं या बॉन्ड एक्सिस से अबव या बॉन्ड एक्सिस से बिलो। यस, तो पाई बॉन्ड में आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां पाए जा रहे हैं, अबव द बॉन्ड एक्सिस एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस। ठीक है, और दूसरी बात जो हम आगे और भी डिटेल में सीखेंगे, ये जो दो ऑर्बिटल हैं जो पैरेलल थे, ठीक है, दोनों ऑर्बिटल पैरेलल थे, इन्होंने एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर ली। अब अगर इन दोनों में से कोई भी अगर एटम अगर स्पिन करा, कोई भी एटम अपनी एक्सिस पे अगर स्पिन करेगा, तो ये दोनों पी ऑर्बिटल जो आपस में पैरेलल थे, ये पैरेलल नहीं रहेंगे। जब ये पैरेलल नहीं रहेंगे तो फिर ओवरलैपिंग जो होगी वो टूट जाएगी, मतलब पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तभी हमने पहले कहा था कि जब भी कोई एटम अपनी बॉन्ड एक्सिस पे अगर स्पिन करेगा तो सिग्मा बॉन्ड तो नहीं ब्रेक होगा, लेकिन पाई बॉन्ड क्या हो सकता है, वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, इसी बात को एक एग्जांपल के थ्रू में ले रहा हूं कि पाई बॉन्ड एग्जैक्टली किस मॉलिक्यूल में बनता है। सपोज टू बी, यहां पर मैंने ऑक्सीजन एटम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देखें 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। सो टेल मी, ऑक्सीजन के पास कितने ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड हैं या हाफ फिल्ड हैं, दो ऑर्बिटल हैं, एक पी वाई और एक पी जेड। अब वाई और जेड जो है, एक ऑक्सीजन के पास दो ऑर्बिटल हैं जो कि हाफ फिल्ड हैं, तो ऐसे दो ऑक्सीजन अब आपस में बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। तो आप देखें कि ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, एक का ये ऑर्बिटल दूसरे का ये ऑर्बिटल। अब सब जानते हैं कि y और z के बीच में एंगल क्या होगी, y और z के बीच में एंगल क्या होगी, वो होगी 90 डिग्री। y और z के बीच की एंगल क्या होती है, 90 डिग्री। यहां पर भी 90 डिग्री पे हैं दोनों ऑर्बिटल और यहां पर भी 90 डिग्री पे हैं दोनों ऑर्बिटल। अब सपोज कर लेते हैं कि जो पिंक कलर से जो शो किया गया ऑर्बिटल है, सपोज ये pz है, तो दूसरे ऑक्सीजन का pz, एक का pz और दूसरे का pz, आप देख सकते हैं कि दोनों ऑर्बिटल एक ही लाइन में है। तो ये जो बॉन्ड बना है, यस, ये जो बॉन्ड बना है जो कि लीनियर ओवरलैपिंग से बना है, ना व्हाट बॉन्ड इज दिस वन, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जब सिग्मा बॉन्ड बन गया, अब दोनों ऑक्सीजन के वाई ऑर्बिटल जो कि अब आपस में पैरेलल हैं, अब ये साइड बाय साइड ओवरलैप कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब ये ऊपर और नीचे जब ये साइड बाय साइड ओवरलैप कर सकते हैं तो ये बॉन्ड कौन सा बना, पाई बॉन्ड। तो जैसे ही पाई बॉन्ड बनेगा तो दोनों एटम की और ज्यादा क्लोजनेस होगी, बॉन्ड लेंथ और शॉर्टर हो जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि सिग्मा बॉन्ड जो ऑलरेडी बना हुआ था उसकी ओवरलैपिंग और ज्यादा होगी और उसकी स्ट्रेंथ भी और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आपको याद होगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड है
और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब हम कोशिश करेंगे इस बात को समझने की कि किस तरह से किसी भी एटम के अपनी एक्सिस पे स्पिन करने से पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। सपोज करें ये p ऑर्बिटल एक, ये p ऑर्बिटल दूसरा, दोनों ऑर्बिटल आप देख सकते हैं पैरेलल है, और ये लाइन जो ये बॉन्ड एक्सिस है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तभी मैंने लिखा है कि टू पैरेलल p ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। अब ये अगर दोनों ऑर्बिटल के ऊपर वाले लोब और नीचे वाले लोब अगर साइड बाय साइड अगर आपस में फ्यूज हो जाएं, ओवरलैप हो जाएं, तो पाई बॉन्ड बन सकता है। लेकिन अगर इन दोनों एटम में से कोई भी एक एटम अपनी बॉन्ड एक्सिस पे अगर स्पिन करा, मिसाल के तौर पर ये ऑर्बिटल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अगर ये ऑर्बिटल अगर स्पिन करे, एटम स्पिन करे अपनी एक्सिस पे, तो आप देख सकते हैं कि अब ऑर्बिटल जो है दोनों, वो अब दोनों ऑर्बिटल जो हैं वो आप देख सकते हैं कि पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो मैंने क्या लिखा है कि रोटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल, रोटेशन ऑफ p ऑर्बिटल्स विल ब्रेक द पाई बॉन्ड। जैसे ही एक एटम अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा तो पाई बॉन्ड जो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो ब्रेक हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें, जब दो p ऑर्बिटल वर्चुअली एक दूसरे से अगर 90 डिग्री पे आ गए, यानी ये और ये दोनों ऑर्बिटल अगर 90 डिग्री पे आ गए, तो हम कहेंगे कि नो पाई बॉन्ड इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ। यानी p ऑर्बिटल्स आर एट 90 डिग्री, देन नो पाई बॉन्ड। यानी p ऑर्बिटल्स अगर 90 डिग्री पे होंगे तो हम प्योरली क्या कहेंगे कि पाई बॉन्ड कंप्लीटली क्या हो चुका है, वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब ये बात क्लियर होगी और आप कतई तौर पे सीख चुके होंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है। ठीक है, चलते हैं आखिरी पॉइंट, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। इसी वजह से एक और थ्योरी आई थी, नाउ दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उससे पहले हम ये बात क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। वीबीटी की पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इट डिड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड इन विच बोथ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम वन एटम। वीबीटी ने क्या कहा था, वीबीटी कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दो एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक दूसरे में ओवरलैप करेंगे या एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। लेकिन को जो डेटिव बॉन्ड है वो कैसे बनता है, वो तो बनता है एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल और एक कंप्लीटली एम्प्टी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम से आते हैं। तो डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है ये बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक, एक और बात, इट अनएबल टू एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। यानी बीबीटी कार्बन की टेट्रावैलेंसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर रही। अब आप पूछेंगे कैसे, चलो वीबीटी क्या कहती है, वीबीटी कहती है कि बॉन्ड तब बनेगा जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप लिखें पेपर उठा के, पेन उठा के अगर आप लिखें, तो कार्बन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px2 2px1 एंड 2py1। यानी 1s2 2s2 2px1 एंड y1। z एम्प्टी है, z ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो बताओ कि फिर कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल हाफ फिल हुए, सिर्फ दो। कौन से, एक 2px और दूसरा 2py। अब आप बताएं कि कार्बन के पास होते ही सिर्फ दो हाफ फिल ऑर्बिटल हैं, तो इस हिसाब से तो कार्बन जो है वो डाइवैलेंट होना चाहिए। तो वीबीटी जो है ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि आखिरकार कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों है। ठीक है, तो इस मसले का हल फिर आगे एक और टॉपिक में लिया गया था, नाउ दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन, वो हम आगे सीखेंगे। एक और प्रॉब्लम जो वीबीटी में है वो ये कि इट फेल टू एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं जिसमें भी डेटिव बॉन्ड होता है उसके कंपाउंड्स का कलर क्यों, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। पैरामैग्नेटिज्म इन सम मॉलिक्यूल्स सच एज O2। O2 अगर आप देखें उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, उसके बावजूद भी O2 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, यानी ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। लेकिन वीबीटी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। देन आखिरी पॉइंट में एक बार फिर पढ़ लेता हूं कि इट फेल टू एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड पैरामैग्नेटिज्म इन सम मॉलिक्यूल्स सच एज ऑक्सीजन,
सिंस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज पर वीबीटी, यानी वीबीटी के हिसाब से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, उसके बावजूद भी ऑक्सीजन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के न होने के बावजूद भी वो मैग्नेटिज्म शो करता है। वीबीटी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा, नाउ दैट विल बी द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दैट्स इट, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।